पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए साल 2003 का वो दौर, मतलब जब स्मार्टफोन या यूपीआई का तो नामो निशान तक नहीं था, और तब लाखों लोगों के खातों में बिना एक भी कागज इस्तेमाल किए सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय डाक विभाग ने ठीक ऐसा ही किया था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी सफर को डीकोड करने वाले हैं कि कैसे डाक विभाग ने वित्तीय सेवाओं की दुनिया में क्रांति ला दी। हाँ, और इस पूरी कहानी को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये केवल कुछ नई सेवाओं के लॉन्च होने का विवरण नहीं है। सही कहा। और मैं बता दूं कि ये पूरी चर्चा पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं यानी जो LDCE एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए दिए गए लेक्चर नंबर 6 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन के नजरिए से। जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम ECS स्कीम, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB के जन्म, इसके विभिन्न बचत खातों, स्वीप सुविधा और जीवन प्रमाण जैसी सेवाओं पर बात करेंगे। हाँ, ये सारे टॉपिक्स परीक्षा के लिए बहुत अहम है। और हाँ, लेक्चर के महत्वपूर्ण तथ्यों को परखने के लिए बीच में श्रोताओं की तैयारी जांचने के लिए एक छोटा सा क्विज भी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत करते हैं ECS स्कीम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अगर हम पारंपरिक बैंकिंग के शुरुआती दौर को याद करें ना, तो थोक भुगतान या बल्क पेमेंट्स एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, मतलब मान लीजिए किसी सरकारी विभाग को लाखों कर्मचारियों को वेतन देना है या पेंशनर्स को पैसा भेजना है। उस समय तो इसका सीधा सा मतलब था लाखों चेक छापना। और सिर्फ छापना ही नहीं, उन पे मैन्युअल रूप से हस्ताक्षर करना, फिर डाक से भेजना। ओह, ये बहुत लंबा काम था। हाँ, और फिर ग्राहकों को भी तो वो चेक अपने बैंक में जाकर जमा करने पड़ते थे। सही बात है। इस पूरी कागजी प्रक्रिया में न केवल हफ्तों का समय बर्बाद होता था, बल्कि चेक के रास्ते में खो जाने या खराब हो जाने का रिस्क भी हमेशा रहता था। और कागज का इतना ज्यादा उपयोग, उसका खर्च अलग से भारी पड़ता था। बिल्कुल, यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस यानी ECS की भूमिका सामने आती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका मूल उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था। वो क्या? एक यूजर सोर्स, यानी जहां से पैसा निकलना है वहां से सीधे बड़ी संख्या में डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर्स के खातों में पैसा पहुंचाना। मतलब कागजी उपकरणों की तो जरूरत ही खत्म हो गई। अगर हम इसे विजुअलाइज करें ना, तो ये एक बड़े पानी के टैंक से सीधे हजारों घरों में बिना बाल्टी के पाइपलाइन से पानी पहुंचाने जैसा है। एकदम सही एनालॉजी है। हाँ, मतलब टैंक वो एक स्रोत हो गया, बैंक या सरकारी विभाग, और घर हो गए कस्टमर्स के खाते। बीच में किसी बाल्टी यानी चेक या ड्राफ्ट की कोई जरूरत ही नहीं। और इसी निर्बाध प्रवाह ने ना ग्राहक सेवा में अप्रत्याशित सुधार किया। लेखा के स्रोत दस्तावेजों के अनुसार इस विशाल ऑपरेशन को संभालने के लिए एक बहुत व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया। अच्छा, इसके कुछ आंकड़े भी हैं क्या नोट्स में? हाँ बिल्कुल, वर्तमान में यह योजना उन 15 केंद्रों पर चल रही है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे तौर पर क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करता है। 15 RBI केंद्र, ठीक है। इसके अलावा 21 केंद्रों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 29 अन्य केंद्रों पर पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक RBI के प्रतिनिधि के रूप में ECS का काम संभाल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन डाक विभाग में इस आधुनिक तकनीक की एंट्री कैसे हुई? नोट्स बताते हैं कि डाक विभाग में ECS की पेशकश मुख्य रूप से मंथली इनकम स्कीम यानी MIS के मासिक ब्याज के भुगतान के लिए की गई थी। हाँ, MIS तो हमेशा से बहुत लोकप्रिय योजना रही है। हर महीने हजारों निवेशकों को ब्याज देना मैनुअली तो लगभग असंभव ही था। बिल्कुल, तो सुविधा ये दी गई कि ब्याज दे तिथियों पर अपने आप उनके चुने हुए बैंक बचत खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तारीख थी? 9 अगस्त 2003। डाक विभाग ने मुंबई शहर में पायलट आधार पर इस ECS योजना की शुरुआत की थी। 2003 में, मतलब जब भारत में डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल अपने शुरुआती चरण में था। एक 150 साल पुराने विभाग द्वारा ऐसा कदम उठाना बहुत दूरदर्शी था। हाँ, और मुंबई को चुनना भी रणनीतिक था क्योंकि वहां का बैंकिंग ढांचा इसके परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त था। बिल्कुल, और इस पायलट प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि डाक विभाग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन संभाल सकता है।
और मुझे लगता है इसी सफलता ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB की नींव रखी। सही कहा आपने। आईपीपीबी के जन्म का सबसे बड़ा कारण ये था कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी अनबैंक्ड थी। हाँ, पारंपरिक बैंक दूर दराज के गांवों में शाखाएं खोलने से कतराते थे। मतलब वहां वातानुकूलित इमारतें बनाना, गार्ड तैनात करना, ये सब बहुत महंगा पड़ता था। बिल्कुल, उनका संचालन खर्च बहुत अधिक था और इसी सीमा ने एक अवसर पैदा किया। सरकार ने देखा कि डाक विभाग के पास तो पूरे भारत में 1,55,015 डाकघरों का नेटवर्क है। 1,55,015? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इससे भी बड़ी बात, उनके पास लगभग 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों का कार्यबल था। हाँ? जो देश के चप्पे-चप्पे को जानते हैं और जिन पर गांव के लोग बहुत भरोसा भी करते हैं। मतलब लोगों को बैंक बुलाने के बजाय बैंक को ही लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, यही तो विजन था। और आईपीपीबी 100% सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। नोट्स में इसके इतिहास की कुछ बेहद अहम तारीखें हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, रातों रात तो कोई बैंक बनता नहीं है। इसकी शुरुआत कब हुई? 7 सितंबर 2015 को रिजर्व बैंक ने इसे सैद्धांतिक यानी इन प्रिंसिपल मंजूरी दी। फिर 1 जून 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। और कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 17 अगस्त 2016 को। अच्छा, फिर इसके भी पायलट प्रोजेक्ट हुए होंगे। बिल्कुल, 30 जनवरी 2017 को रायपुर और रांची में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। रायपुर और रांची, क्योंकि वहां बड़ी ग्रामीण और आदिवासी आबादी है, तो वित्तीय समावेशन के मॉडल को परखने के लिए वो एकदम सही जगह थी। सही कहा। और फाइनली 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने तालकटोरा स्टेडियम से इसका देशव्यापी लॉन्च किया। 1 सितंबर 2018 और नोट्स बताते हैं कि कुल परिव्यय 1435 करोड़ रुपए था। उस लॉन्च के समय 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस पॉइंट्स काम करने लगे थे। सोचिए 3 लाख डाकियों को ट्रेनिंग देने में कितना समय लगा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आईपीपीबी को एक डिफरेंशिएटेड बैंक कहा जाता है। नोट्स में साफ लिखा है कि ये एडवांस लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई बैंक लोन ही नहीं दे सकता, जो कि बैंकिंग का मुख्य काम है, तो इस मॉडल के पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? इसका सीधा सा जवाब है क्रेडिट रिस्क से बचना। पारंपरिक बैंकों में लोन डूबने का यानी एनपीए का बहुत बड़ा रिस्क होता है। हाँ, लोन डूबा तो बैंक भी डूब सकता है। बिल्कुल, पेमेंट्स बैंक का मॉडल इस जोखिम को जानबूझकर शून्य कर देता है। इनका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि छोटे जमाकर्ताओं को सुरक्षित बैंकिंग देना है। मनरेगा की मजदूरी हो या स्कॉलरशिप, बिना जोखिम के सीधे लोगों तक पहुंचे। ये तो बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। जोखिम शून्य, पहुंच अधिकतम। अब बात करते हैं आईपीपीबी के खातों की। लेक्चर 6 में इनका बहुत बारीक विवरण है। शुरुआत करते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट से। हाँ, ये युवाओं या तकनीक प्रेमी लोगों के लिए है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आधार और पैन कार्ड से आईपीपीबी मोबाइल ऐप के जरिए इसे खोल सकता है, 0 बैलेंस सुविधा के साथ। लेकिन क्योंकि ये ऐप से खुलता है तो कुछ शर्तें भी होंगी। हाँ, रिजर्व बैंक के नियमों के तहत 12 महीने के भीतर केवाईसी पूरी करनी होती है, वरना खाता बंद हो सकता है। और बिना पूर्ण केवाईसी के 1 साल में अधिकतम 1,20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। 1,20,000 की लिमिट है। और इसके बाद आता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। ये उन लोगों के लिए है जो डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक की मदद से घर पर खाता खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसमें नकद जमा करने और निकालने की असीमित सुविधा है, कोई लिमिट नहीं। और एक तीसरा खाता भी है ना, बेसिक सेविंग अकाउंट। हाँ, इसमें रेगुलर खाते जैसी ही सुविधाएं हैं, लेकिन महीने में सिर्फ 4 बार नकद निकासी यानी विड्रॉल मुफ्त है। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक तार्किक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। अगर हम नोट्स देखें तो बेसिक और रेगुलर दोनों में ब्याज दरें बिल्कुल समान हैं। 1 लाख तक 2% और 1 से 2 लाख तक 2.25%। तो अगर ब्याज समान है और बेसिक में सिर्फ 4 निकासी की पाबंदी है, तो कोई जानबूझकर बेसिक अकाउंट क्यों चुनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है BSBDA फ्रेमवर्क।
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक बैंक गरीब ग्राहकों पर बहुत से छिपे हुए शुल्क लगा देते थे। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वगैरह। बिल्कुल। तो ये फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक का एक सुरक्षा कवच है दिहाड़ी मजदूरों के लिए, जिनके लेन देन महीने में 1-2 बार ही होते हैं। इनमें बैंक कोई रखरखाव शुल्क नहीं लगा सकते। 4 निकासी की सीमा इसलिए है ताकि व्यापारी इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए ना करें। अच्छा, मतलब वित्तीय समावेशन का सबसे सुरक्षित स्तर है ये। अब समझ आया। और इसी कड़ी में एक और खाता है, प्रीमियम आरोग्य सेविंग्स अकाउंट, स्वास्थ्य और धन का संगम। ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। 18 से 70 वर्ष का कोई भी नागरिक इसे खोल सकता है और इसकी फीस तो बहुत ही मामूली है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा, जुड़ने का शुल्क सिर्फ 149 रुपए है और वार्षिक रिन्यूअल फीस केवल 99 रुपए। और वो भी बिना जीएसटी के। और इसके फायदे देखिए, जनरल फिजिशियन के साथ असीमित ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन। मतलब गांव में बैठे बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, शहर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और डायग्नोस्टिक्स पर 40% तक की छूट, दवाओं पर 15% तक की छूट, और सबसे बड़ी बात, बीमारियों के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। क्या बात है, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं। ये सही मायने में हेल्थ मीट्स वेल्थ है। और व्यापारियों के लिए भी तो करंट अकाउंट है ना। हाँ, छोटे दुकानदारों के लिए जीरो बैलेंस और असीमित निकासी, साथ ही IPPB मर्चेंट ऐप भी मिलता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। अब यहाँ एक तकनीकी पेंच आता है। IPPB एक पेमेंट्स बैंक है, तो रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार किसी भी खाते में दिन के अंत में 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, 2 लाख की सीमा है। तो अब मान लीजिए किसी व्यापारी के खाते में 2,10,000 रुपए जमा हो गए, तो क्या वो ऊपर के 10,000 का लेन देन रिजेक्ट हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो व्यापारी का तो नुकसान हो जाएगा ना। वही तो, यहीं पर स्मार्ट इंटीग्रेशन और स्वीप सुविधा की कार्यप्रणाली सामने आती है। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरती से निकाला गया समाधान है ये। पोस्ट ऑफिस के कोर बैंकिंग सिस्टम को IPPB के साथ जोड़ दिया गया है। ग्राहक अपने खाते को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट यानी POSA से लिंक कर सकते हैं। POSA तो सिर्फ 500 रुपए से खुल जाता है और उस पे 4% का ब्याज भी मिलता है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे पानी के टैंक वाले उदाहरण से समझाऊं, तो ये एक ओवरफ्लो वॉल्व की तरह है। जब IPPB नाम की टंकी 2 लाख रुपए से भर जाती है, तो पानी बर्बाद नहीं होता, लेन देन फेल नहीं होता। वो अतिरिक्त पैसा अपने आप POSA नाम की दूसरी टंकी में चला जाता है। एकदम सटीक। बैंकिंग भाषा में इसे स्वीप आउट कहते हैं। यह पूरी तरह से स्वचालित है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। पैसा बेकार पड़े रहने के बजाय POSA में जाता है, जहां उसे 4% का ज्यादा ब्याज मिलता है। और स्वीप इन की सुविधा भी तो है। हाँ, दिन की शुरुआत से रात 11 बजे तक POSA से IPPB में पैसे ला सकते हैं और ग्राहक IPPB ऐप पर दोनों खातों का बैलेंस एक साथ देख सकते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार तकनीकी चर्चा हो गई। अब जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुद को परखने का समय आ गया है। तो क्या हम क्विज शुरू करें? बिल्कुल। नोट से 2 सीधे सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, IPPB का पायलट प्रोजेक्ट 30 जनवरी 2017 को किन 2 शहरों में शुरू हुआ था? अगर आपने चर्चा ध्यान से सुनी है तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। वे 2 शहर रायपुर और रांची थे। एकदम सही। और दूसरा सवाल, प्रीमियम आरोग्य बचत खाते के लिए वार्षिक रिन्यूअल फीस कितनी है? इसका सही उत्तर है 99 रुपए और इस पर अलग से GST लागू होता है। विभागीय परीक्षाओं के लिए ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे मानवीय पहलू पर आते हैं, घर बैठे अन्य सुविधाएं। मतलब जो बुजुर्ग तकनीक के ज्यादा जानकार नहीं हैं, उनके लिए मिस्ड कॉल बैंकिंग एक वरदान है। हाँ, साधारण फीचर फोन से भी काम हो जाता है। नोट्स में कुछ नंबर हैं, जैसे बैलेंस जानने के लिए 99 10 22 33 98 या 77 99 02 25 09 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। और मिनी स्टेटमेंट के लिए? उसके लिए 99 10 28 53 26 है। और किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री फोन बैंकिंग नंबर 15 52 99 उपलब्ध है। और एक सर्विस जिसने बुजुर्ग पेंशनरों की जिंदगी बदल दी है, वो है जीवन प्रमाण, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या DLC। हाँ, पहले नवंबर के महीने में जीवित होने का प्रमाण देने के लिए ट्रेजरी के धक्के खाने पड़ते थे। बहुत कष्टदायक था वो।
लेकिन अब एनआईसी द्वारा डिजाइन किए गए बायोमेट्रिक सिस्टम से डाकिया खुद घर आकर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से जीवन प्रमाण पत्र बना देता है। और वो भी पूरी तरह से कागज रहित। सबसे बड़ी बात, इसके लिए आईपीपीबी में खाता होना भी जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी पेंशनर घर बैठे इसका लाभ उठा सकता है। ये तकनीक और मानवीय संवेदना का बेहतरीन मेल है। बिल्कुल। इन सभी तथ्यों को समेटते हुए अंत में एक बात सोचने वाली है। क्या? सोचिए, जो डाकिया कभी सिर्फ चिट्ठियां लाता था, आज वो आपका बैंकर और हेल्थ एडवाइजर बन गया है। इस वित्तीय समावेशन नेटवर्क के पूरी तरह से स्थापित हो जाने पर भविष्य में डाक नेटवर्क और कौन सी असाधारण सेवाएं हमारे दरवाजे तक ला सकता है। वाकई भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। एलडीसी एग्जाम परीक्षाओं की तैयारी में पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स बहुत उपयोगी हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर।